शिक्षा के क्षेत्र में इस दूसरे वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि स्थिति हमारे देश में 67 सालों बाद कहाँ पहुँची है। हमने पिछले वीडियो में इस बात की चर्चा करी थी कि लगभग 4 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च होता है सरकार का और पेरेंट्स का, अभिभावकों का, और कुल मिला के हमारी एजुकेशन किस स्टेज पर आ चुकी है। अब इसको ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा? हमने 3 चीज़ों में फ़र्क कभी नहीं किया। विद्या क्या थी, शिक्षा क्या था और साक्षरता क्या थी। हमने एजुकेशन एंड नॉलेज एंड लिटरेसी में फ़र्क नहीं किया। लिटरेसी कहते हैं आपको अपना नाम लिखना, पढ़ना, कागज़ का फॉर्म भरना, ये देसी काम अगर आपको आ सके। एजुकेशन आपको थोड़े और लेवल पर ले जाती है कि आपको जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो चीज़ें और ज्ञान की हैं आपके आसपास, आपको वो पता लगे। और नॉलेज उसके एक कदम और आगे जाती है, जिसमें आपकी सोचने की क्षमता, नए विकास की क्षमता आपके दिमाग में पैदा हो, नॉलेज उसको कहा जाता है। ये 3 चीज़ें हमारे लिए आवश्यकता थी: साक्षरता, शिक्षा और विद्या। विद्या का जो स्थान था वो नॉलेज का, ज्ञान का जो स्थान था वो सबसे ऊपर था कि हमें कुछ नई चीज़ सोचने के लिए हमारा दिमाग चल सके, ये हमें देना था। परंतु हमारा हुआ क्या, जो शिक्षा देने का हमारा मूल कारण था, हमें किसी को क्यों शिक्षा देनी है, हमको एक सभ्य नागरिक चाहिए था कि भारत का नौजवान जब पढ़कर निकले एक सभ्य नागरिक बने। उस सभ्यता में सब कुछ आ जाता है, वो अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था भी कर सके, वो समाज में एक अच्छा इंसान भी बन सके, वो क्राइम न करे, अपराध के क्षेत्र में न जाए। इस प्रकार की चीज़ें उसके मन में, विचारों में हमेशा से जुड़ी रहीं। ये सब चीज़ें उसके लिए आवश्यक थी। परंतु हमने व्यक्तियों को जॉब्स के लिए बना दिया, नौकरियों के लिए बना दिया। नौकरी मतलब 2 वक्त की रोजी रोटी। आज बच्चा पैदा होता है, उसको कहा जाता है तुम पढ़ लो। क्यों पढ़ लो? अभिभावक भी इस बात को बहुत जोर देते हैं, तुम पढ़ लो, पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे। अच्छा, बनना क्यों है? बनना इसके लिए तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, तुम इज्जत की रोटी खा लोगे। इसके ऊपर ये विचार नहीं रहा कि वो करना क्या चाहता है, क्या वो समाज को कुछ देना चाहता है, उसका जीवन, उसका कार्य क्षेत्र। क्योंकि पढ़ के बच्चा 20, 22, 25 साल में तैयार हो गया, उसके बाद अगले 25, 30 साल वो समाज को, राष्ट्र को कुछ देगा। अपनी रोजी रोटी तो खाने के अलावा वो तो आवश्यक है ही। हमने ये किया। दूसरी तरफ सरकार की पॉलिसीज ऐसी रहीं कि जो कुछ हमने पढ़ाया वो लोग नौकरी के क्षेत्र से बाहर हो गए। ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं कि 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो नौकरियां 2005 से 2010 में चली गई थी। कारण, हमने ऑटोमेटिक मशीनें लगानी शुरू कर दी। ऑटोमेशन जब आई तो हमारे पास 50 लाख नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में चली गई। देखिए, हमेशा याद रखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी में फ़र्क है। टेक्नोलॉजी ये कहती है कि आपके संसाधनों का आप प्रयोग कैसे करते हैं। साइंस यूनिवर्सल है। मैं किसी काम को करने के लिए बहुत हाई क्वालिटी मशीन ला सकता हूं जिसमें मेरे यहाँ लोगों की खपत कम हो, परंतु ये उस देश के लिए ठीक है जहां पर लोग नहीं हैं, जहां लेबर नहीं मिलती है, या किसी कारण से वो लोग अपने काम नहीं कर पाते हैं। माने बहुत ठंडा इलाका है जहाँ पर लेबर काम नहीं कर सकती, उनके लिए ठीक है। मुझे एक सड़क बनानी है, मुझे तो सड़क बनाने के लिए ऐसा काम लेना चाहिए जहाँ पर मेरी अधिक लेबर इस्तेमाल हो सके, क्योंकि मेरे पास यहाँ लेबर की बहुतायत है, मुझे उनको काम देना भी है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। परंतु हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऐसी ऑटोमेटिक मशीनें ली हैं, 50 लाख नौकरियाँ वहाँ चली गई। 120 लाख नौकरियां, लगभग 1.25 करोड़ नौकरियां एग्रीकल्चर सेक्टर से चलेगी, क्योंकि हमने कोई ऐसा जुगाड़ किया कि हमारी खेती मरती चलेगी, लोग खेतों से बाहर कामों पर चले गए। उसके भी अपने कारण से सरकार की नीतियां थी, परंतु अंत में इतने लोग एग्रीकल्चर क्षेत्र से बाहर आ गए, कृषि के क्षेत्र से बाहर आ गए। और हमारे पास ये प्लानिंग कमीशन का ही आंकड़ा है कि 481 लाख, माने 4 करोड़ 81 लाख लोग अनएम्प्लॉयड बढ़ गए हैं। जितने थे उसकी बात नहीं हो रही है, 4 करोड़, 4.25 करोड़ के आसपास हमारे पास अनएम्प्लॉयड यूथ बन गया है। जब देश में इस प्रकार का कोई प्रश्न उठता है कि देखो शिक्षा नीति का क्या हो गया, लोगों के पास जॉब्स के लिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा हमने सबसे पहले जॉब्स के लिए लोग ढूंढे, जॉब्स के लिए पढ़ाई शुरू करी, और जॉब्स के बाद जब जॉब्स नहीं मिली तो हमने चीखना शुरू कर दिया लोगों ने कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं, शिक्षा की क्या है। तो उस समय हमें दुनिया भर में भारत के आंकड़े बता दिए जाते हैं, हमें कहा जाता है आप गर्व कीजिए। किन पर कीजिए? इसी बात पर गर्व कीजिए कि 38% डॉक्टर यूएसए में अमेरिकन हैं, भारतीय हैं, 36% साइंटिस्ट भारतीय हैं, इतने % लोग माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं। अरे माना, इसका अर्थ ये हुआ भारत के लोगों का इतनी बुद्धि थी, लेकिन भारत की ये बुद्धि भारत के विकास में कहाँ आई, विश्व के विकास में कहाँ आई?
प्रश्न इस बात का आया, अगर वो डॉक्टर हैं तो किसी की सेवा कर रहे हैं सिर्फ यूएसए में, लेकिन पूरे विश्व की सेवा का क्या हुआ, भारत देश की सेवा का क्या हुआ। इसी प्रकार साइंटिस्ट हैं तो भारत देश के भी साइंस कर सकते थे, भारत में इतना विज्ञान ऊपर लाते कि भारतीय लोगों को पहले फायदा पर, फिर ऊपर विश्व को फायदा पड़ता, कोई मनाही तो है नहीं किसी बात की। तो ये सब चीज़ों पर जब हम गर्व दिला दिया जाता है, लेकिन हम भारतीयता को भूल जाते हैं। अगली चीज़ हमें समझनी है कि हमारे पास जिसे लिटरेसी कहा गया, जॉब्स के क्षेत्र में तो मैंने अभी पिछले आंकड़े से बताया कि हम कंप्लीटली फेलियर हो चुके हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम। दूसरी चीज़ आ गई हमारी मदर, हमारे लिटरेसी। केरल में आपने सुना होगा बहुत अधिक साक्षरता का रेट है, परंतु आप जानते हैं कि केरल में साक्षरता किसको मानते हैं? यदि व्यक्ति अपनी मातृभाषा में अपना नाम लिख सके, मदर टंग में आप अपना नाम लिखते हैं, उसको लिटरेसी बोलते हैं, उसको लिटरेट बोलते हैं। और ये डेफिनेशन पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है सिवाय भारत के, क्योंकि हमने अपने आप को लिटरेट घोषित करने के लिए अपनी डेफिनेशन बना ली कि हमारे यहाँ बच्चा इसके लिए पढ़ा हुआ है। अब दूसरी बात, भारत सरकार ने 74,000 करोड़ रुपया लगा दिया सर्व शिक्षा अभियान में, जगह जगह पढ़ने के लिए, राइट टू एजुकेशन बनाया, ये बनाया, वो बनाया। परंतु एक बात समझ लीजिए, पिछले आंकड़ों से, पिछले वीडियो से बात बड़ी क्लियर है कि 70% लोग 8वीं कक्षा में आते आते स्कूल छोड़ देते हैं। अब उसका कारण जान लीजिए। जिन स्कूलों में खाने की सुविधा मिलती है, मील्स की सुविधा मिलती है, भारत देश की गरीबी इतनी है कि लोग अपने बच्चों को खाना खाने के लिए स्कूल भेजते हैं। क्यों स्कूल भेजते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। परंतु हमारे पास स्कूल भेजने के लिए जिसको आपने भेजा, आपके आंकड़ों में तो वो गिनती आ गई, लेकिन वो सारे बच्चे आपके पास किसके लिए आए? सिर्फ एक ही काम के लिए आए कि वो वहाँ खाना खाने आए। तभी तो 8वीं के बाद बच्चे स्कूल में बचे नहीं, क्योंकि 8वीं क्लास का बच्चा होते होते 13-14 वर्ष का हो गया, अब वो रोजी रोटी कमाने लायक हो गया, माँ बाप ने उसे किसी काम पर रख दिया, अब उसको काम पर जाना है, क्योंकि गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। इस गरीबी में माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, खाना खाने के लिए भेजते हैं, और सरकार इस बात के ऊपर अपनी सीना ठोकती है कि इतने लोग स्कूलों में चले गए। ये कोई खुशी की बात नहीं है। उन लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो इसके लिए स्कूल जाते हैं। इस बात को समझना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान का पैसा इसीलिए बेकार जा रहा है। और जो दूसरे स्कूल बचे, सरकारी खर्चा हो गया, उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल बने, वो आज की तारीख में कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बना दिए गए हैं, व्यावसायिक। आपको याद होगा कुछ समय पहले स्कूलों को सस्ती ज़मीन मिलती थी, जो शायद आज भी मिलती है कुछ सोसाइटीज़ में, और सरकार की एड मिलती थी, लेकिन स्कूल चलाते कौन लोग थे? स्कूल चलाते वो लोग थे जो एक सोसाइटियाँ हुआ करती, जिनका मेन काम, असली काम समाज सेवा होता था। बड़े बड़े लोगों के नाम से आपने स्कूल सुने होंगे, बड़े सेठों के नाम से, सेठ आनंदराम जयपुरिया हो गए, मैं एक नाम दे रहा, ऐसे बहुत नाम है जिन्होंने, डीएवी ग्रुप पूरा हो गया, डीपीएस का ग्रुप हो गया, ये सब सोसाइटियाँ थी। इनका मेन एम था, मेन सबसे बड़ा काम था समाज में शिक्षा देना, सोशल काम के रूप में। लेकिन आज स्कूल के लिए बैंक से लोन मिलता है। अब जब स्कूल के लिए बैंक से लोन मिलेगा, और सरकार ने इसको डिक्लेयर कर दिया है कि आप स्कूल बनाने के लिए लोन ले सकते हैं, कॉलेज बनाने के लिए लोन ले सकते हैं, आईआईटी बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बनने के लिए लोन ले सकते हैं, मैनेजमेंट कॉलेज के लिए लोन ले सकते हैं। अब इससे होगा क्या? जो पैसा आप सरकार से लेते हैं, उस पर 12-14% ब्याज पे जो पैसा आपने लिया, तो आप अपने पैसे को बचाएंगे कि समाज के लिए कुछ करेंगे? इसकी वजह से हुआ क्या, हमारे जितने भी पुराने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, शुरू में शिक्षा क्या चला करती थी, देखिए वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। डीएवी, डीपीएस मैंने आपको नाम दिया, गवर्नमेंट और सोसाइटी फंडिंग। यहां तक के सन 80-85 की जानकारी तो मुझे है, तब तक कश्मीर में एजुकेशन बिल्कुल फ्री होती थी, और जो लोग सक्षम थे उनसे पुअर टैक्स के नाम पर टैक्स दिया था कि भाई गरीब बच्चों से पैसा बिल्कुल नहीं लेना, आप थोड़ा टैक्स दे दीजिए, और सरकार सारा पैसा खर्च करती थी, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी थी शिक्षा दी। आज हो क्या गया है, सरकार ने अपने खर्चे कम करने की वजह से उस शिक्षा से हाथ तो पीछे खींच लिया। अब जो प्राइवेट प्लेयर बीच में आ गया, उन्होंने धन ही कमाना है। अब आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि वो ये काम करेंगे? अब स्कूल्स का इंटरेस्ट किस पर रहेगा? सिर्फ रिजल्ट पर, ज्ञान पर कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे बच्चे के। क्यों? अगर नंबर ज़्यादा आएंगे तो बेटर कमर्शियल प्रॉस्पेक्ट्स हो जाएंगे। बच्चा क्या बनता है मुझे मतलब नहीं है। दिल्ली के बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े स्कूलों में रिजल्ट के ऊपर, जब स्कूल का रिजल्ट आता है, देखिए बाहर होर्डिंग्स लगती हैं, अखबारों में ऐड आती है, हमारे बच्चे इतने नंबर लेकर आए, ये लेकर आए, परंतु उसके उपरांत सिर्फ इसके लिए कि नया बच्चा आ जाए, उससे आप फीस बढ़ा सकें। इसके ऊपर स्कूल का कोई भी रोल नहीं है, कोई मॉरलिटी पर रोल नहीं है, किसी और रोल नहीं। आपको याद होगा डीपीएस मथुरापुरम में एक कांड हो गया था। मुझे हैरानी हुई जब स्कूल के वाइस प्रिंसिपल ने टीवी पर अनाउंस किया
कि ऐसी घटना मेरे स्कूल के दरवाजे के बाहर हुई थी, इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं सर्वांगीण विकास के लिए। मैं मानता हूँ कि जो बच्चा पढ़ने स्कूल आता है उसका पूरा विकास हमारे हाथ में है। और अगर अध्यापक ये मान ले कि मेरे दरवाजे के बाहर, मेरे स्कूल के प्रांगण के बाहर कोई लड़ाई झगड़ा करता है, कोई चोरी करता है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए स्कूल्स के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप स्कूल को पैसे दीजिए, स्कूल में आपका बच्चा पास हो, फिर स्कूल को जिम्मेवारी नहीं लेता। पेरेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं इस बारे में क्या करें हम, क्योंकि उनके पास रास्ता कोई नहीं है, चॉइस नहीं है। आप यकीन मानिए आज की तारीख में मेरा बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसके लिए इंटरव्यू लिया जाता है और ठोक बजा के लिया जाता है कि मेरी तनख्वाह क्या है, मेरी पत्नी की क्या, मेरे बाप ने क्या पढ़ा हुआ, मेरे दादा ने क्या पढ़ा हुआ, बच्चे की बुआ ने क्या पढ़ा हुआ, बच्चे के पूरे खानदान की एजुकेशन लेते हैं। और 10 साल तक बच्चे को वो लोग पढ़ाएंगे, पैसा आपसे लेंगे 10 साल के एग्जाम तक। लेकिन जब भी आप पीटीए में जाएंगे आपको यही कहा जाएगा आपका बच्चा ठीक नहीं पढ़ता। 10 साल बाद बच्चे के रिजल्ट अच्छे नहीं है तो हम उसको साइंस नहीं देंगे, कॉमर्स नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, हमेशा डंडा आपके सर पर। क्या स्कूल तुमने जब 10 साल पहले मेरा बच्चा मुझसे लिया था, तुमने पूरा ठोक बजा के लिया था और वो आज ठीक नहीं पढ़ता तो क्या तुम्हारी कोई जिम्मेवारी है? स्कूल के लिहाज से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। ये स्कूलों की हालत हो गई है। हमने एजुकेशन के लिए स्कूल भेजा किस लिए? बिल्डिंग अ चाइल्ड, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास हो, अच्छा नागरिक बने। और 2 चीज़ें जिन पर मैं विशेषतः कहना चाहूँगा, बहुत भयंकर रूप से हमारे सिलेबस की कमी है, हमारे स्कूल से बाहर निकलते बच्चों की कमी है। हमारे में मोरालिटी बिल्कुल नहीं है, पेट्रियटिज्म बिल्कुल नहीं है, राष्ट्र का, हमें अपने राष्ट्र पर गर्व नहीं है। हमारा बच्चा पढ़कर निकलता उसको भारत पर गर्व नहीं है। शायद भारतीय हमने समाज में उसको इतिहास ऐसा बना कर दिया, या भारत के विषय में जो कुछ उसको पढ़ाया उसको हमेशा ये बताया गया वेस्ट बहुत अच्छा है, हम तो गिरे पड़े ही हैं सदियों से। हमें भारत पर गर्व नहीं दिया गया। मॉरलिटी हमें बिल्कुल नहीं बताएगी, मतलब हमारे जीवन का नैतिक शिक्षा, चरित्र ज्ञान हमारे देश में बिल्कुल नहीं है। ये कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि मॉरलिटी का मतलब हो गया कि आप उसे धर्म सिखाएंगे। नहीं, धर्म से नहीं, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म की बात नहीं कर रहा, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। आप उसे सिखाइए सच बोलना चाहिए। स्कूल में एक सच बोलने वाले बच्चे को, जो हमारे स्कूल में सबसे अधिक पूरे साल भर सबसे अधिक सत्य बोलेगा, उसका एक अवार्ड होगा। सबसे ज़्यादा अटेंडेंस का अवार्ड तो है ना, सबसे ज़्यादा नंबरों का अवार्ड भी है, सबसे ज़्यादा डिबेट करता है उसका अवार्ड भी है। लेकिन स्कूल में जो सबसे अधिक सत्य बोलता है उसका अवार्ड कोई है? कोई नहीं है। जिस बच्चे ने सत्य बोला उस पर कुछ नहीं है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ हमारे देश में साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में 9th 10th 11th 12th 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं प्रैक्टिकल्स होते हैं। और मैं दावा करता हूँ कि पूरे स्कूल में एक बच्चा मुश्किल से प्रैक्टिकल करता है, बाकी सब लोग उसकी नकल मारते हैं। और पूरा स्कूल, पूरा विद्यालय, पूरी शिक्षण संस्थाएं सब जानती हैं। लेकिन जो व्यक्ति खुद करना चाहता है, मान लो कोई बच्चा आज सीखने की हिम्मत रखता है, उसको रोक दिया जाता है, नहीं नहीं तुम इसको टीप लो। ये स्थितियां हैं। तो बच्चे में मॉरलिटी आप कहाँ से लाएंगे? अपने काम के प्रति वफादारी, काम ठीक करना चाहिए, ये हम कहाँ सिखाएंगे? माँ बाप बच्चे को सिखाना चाहते हैं, कहाँ से सिखा सकते हैं? स्कूल में रोज ये देखता है बच्चा। और राष्ट्र की भावना बिल्कुल कहीं पर नहीं है। सिलेबस हमें ऐसा पढ़ाया जाता है जो शायद हमारे लिए आज फालतू हो चुका है, बदलने की आवश्यकता है। और हमारे काम का सिलेबस डालने की आवश्यकता है। फिर हम चिल्लाते हैं कि हमारे बच्चों पर बर्डन बहुत अधिक है। बर्डन तो हमने तो खुद दिया है। आप उदाहरण से समझने का प्रयास करें। ये मैंने 3 चीज़ें बताई। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, ये हमें भारत के इतिहास में बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप पहली बात तो ये समझिए, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, ये भारत का इतिहासकार नहीं लिख सकता, ये लंदन का इतिहासकार लिखेगा। क्योंकि हम लिखेंगे तो लिखेंगे वास्को डी गामा भारत आया, कोई मेरे ही घर का पहचान मुझे बताएगा। इसका मतलब वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया लाइन एक इंग्लिश हिस्टोरियन ने लिखी हुई है, जो हमने पूरी कॉपी करी है। ये है सिलेबस की सच्चाई। इस तरह हमने सिलेबस को कॉपी किया। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अब्राहम लिंकन पहले राष्ट्रपति थे यूएसए के, होंगे। मेरे लिए क्या वो अधिक आवश्यक है जानकारी हासिल करना? मैं एक आम भारतीय की तरीके से बात कर रहा हूँ। और भारत के प्रधानमंत्री की ड्यूटीज बता दीजिए। आपने भारत के प्रधानमंत्री की ड्यूटीज, भारत के जितने बच्चे 10वीं में पढ़ते हैं, 15 लाख बच्चों को जो हमारे एक बोर्ड में ही होते हैं, और पूरे भारत में जो हमारे पास करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, आपने करोड़ों बच्चों को पढ़ा दिया कि प्रधानमंत्री की ड्यूटीज क्या होती हैं। लेकिन शायद प्रधानमंत्री को स्वयं अपनी ड्यूटीज नहीं पता है। इस स्थिति में उस बच्चे को आपने क्यों पढ़ाया? इसकी जगह पर बच्चे को कुछ और पढ़ाना चाहिए था। ये मैं बताता हूँ आपको। जितने लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, फेसबुक पर देख सकते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि आज हमारे पास 16-17 साल का बच्चा बैंक में अकाउंट खोल सकता है। क्या आपने आज तक के पाठ्यक्रम में उसको 12वीं तक पढ़ा है कि अकाउंट खुलता कैसे है? वो बच्चा जिस शहर में रहता है, जिस गाँव में रहता है, वहाँ पर ड्राइविंग एक आवश्यक चीज़ बन गई है। क्या हमने कभी स्कूलों में ड्राइविंग सिखाई? क्या पाठ्यक्रम में ड्राइविंग है? तुमको बाएं चलना, दाएं चलना, लाल बत्ती पे क्या करना, क्या पढ़ाया बच्चे को?
क्यों हमारे स्कूल में अलग से ड्राइविंग स्कूल्स हैं? क्यों नहीं हमारे स्कूल का एक अलाइड पार्ट है कि बच्चा जो यहाँ से 16 साल के बाद निकलेगा वो ड्राइविंग का सर्टिफिकेट लेके निकलेगा? क्यों नहीं हम ऐसा बना सकते? बच्चे की आवश्यकता भी होगी, रोजी रोटी भी उसकी बनेगी। एक ड्राइवर आज नहीं पढ़ना चाहता, ड्राइवर का बच्चा जिसको गाड़ी ड्राइव करना चाहिए वो नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अगर हम बताते कि 10वीं 12वीं तक आते आते तुम्हें इतनी चीज़ें ड्राइविंग की पढ़ा दी है कि तुम्हें बाहर ड्राइविंग लाइसेंस पैसे देकर बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और तुम्हारा लाइसेंस चल जाएगा, तो आज वो चले जाता। मैं FIR कब लॉन्च कर सकता हूँ? मेरी क्या चीज़ चोरी हो जाए, क्या मेरे साथ हो जाए, मैं FIR लॉन्च कर सकता हूँ। ये चीज़ें मुझे लगता है बच्चों को बतानी ज़्यादा आवश्यक है। उसके पश्चात हम इस बात को देखें कि हमारे पास हमने बनाया क्या इतने सालों में। हमारे पास 14 लाख इंजीनियरिंग की सीटें हमने बना दी, जबकि 1.25 लाख हमें साल में चाहिए थे। डॉक्टर चाहिए हमें 80 से 90 हज़ार प्रति वर्ष, हमने बनाए 50,000। कितना बड़ा विरोधाभास है क्या? इंजीनियर तुमने बहुत बना दिए, बहुत कॉलेज खोल दिए, लेकिन डॉक्टर नहीं बना पाए जो वाकई में शरीर के लिए लोगों की आवश्यकता थी। अच्छा, जहां तक बात रही टीचर्स की, हमने टीचर कहीं नहीं बनाए। कोई भी टीचर का हमने B.Ed का कोर्स बना दिया, टैट का कोर्स बना दिया, ये सब बना दिया, लेकिन एक्चुअल टीचर की ट्रेनिंग, उसका एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए, बच्चे से किस तरह प्रेम से बात करें। आज अधिकांश विद्यालयों के अंदर जो टीचर बनते हैं वो पर फोर्स बने हैं, पर चॉइस नहीं बने। उसने साइंस पढ़ी, उसको एडमिशन 12th के बाद अच्छी जगह नहीं मिला, उसने मर चढ़ के BSc कर लिया, फिर MSc कर लिया, और उसके बाद B.Ed करने के बाद उसको कुछ नहीं मिला, स्कूल में नौकरी के लिए चला गया। अब सवाल है कि वो व्यक्ति मजबूरी में जॉब में आया है, मजबूरी में वो टीचर बना है, वो बच्चों से कितना प्रेम करेगा और कितना उस विषय में जान पाएगा। एक्चुअली बच्चों को हैंडल करने की ट्रेनिंग क्या है? B.Ed के सिलेबस में थोड़ा बहुत जरूर है, लेकिन वो चाइल्ड साइकोलॉजी क्या वो प्रैक्टिकलिटी में उसके जीवन में आती है? और आखिरी में एक और प्रोफेशन के बारे में कहना चाहूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमारे देश का बहुत ही अच्छा ब्रेन चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के ब्रेन में 90% चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ समाज के लिए, कुछ सरकार के लिए, कुछ राष्ट्र के लिए काम नहीं करते, क्योंकि इनका सारा काम टैक्स सेविंग है। टैक्स सेविंग का क्या काम है? एक जेब से दूसरी जगह, एक खाते से दूसरी खाते में। इसका सकारात्मक कार्य तो कुछ है ही नहीं। आपने इतनी कंट्री का टॉप मोस्ट ब्रेन चार्टर्ड अकाउंटेंट इस काम में लगा दिया कि इसको टैक्स मत दो, इसको टैक्स दो, इसको टैक्स दो, इसको टैक्स मत दो। और लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट से काम इसके लिए कराते हैं कि सरकार को टैक्स ना देना पड़े। आप ये भी समझिए, हंसी आती मुझे कहते हुए कि सरकार टैक्स सेविंग बॉन्ड बनाती है। इसका मतलब सरकार लोगों से कहना चाहती है आप टैक्स मत दो, पैसा यहां दे दो। अरे सरकार लोगों में ये कल्चर क्यों नहीं इनकलकेट कर सकती? आप हमें टैक्स दो, इस टैक्स का पैसा आप पर वापस आएगा, क्योंकि जनता में अविश्वास पूर्ण रूप से आ चुका है कि जो पैसा सरकार को दे कभी वापस नहीं आएगा। इस अविश्वास को तोड़ने की जगह पे हमारे पास रोज 80cc पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस करा दीजिए, ये करा दीजिए। ये दुनिया भर के ड्रामे हमने कर दिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके ऊपर सारी ये करते हैं। इतना मुझे लगता है कि इतना बढ़िया ब्रेन हम किस काम पे लगा रहे हैं? गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये पता ही नहीं वो चाहते क्या है, हम क्या चाहते हैं, क्यों हम किसी को पढ़ाते हैं। और अब हमें सोचने की आवश्यकता है, जितने प्रोफेशनल कॉलेज हैं, इंजीनियर्स हैं, मेडिकल्स हैं, उनकी ट्रेनिंग आज ऐसी नहीं है कि वो सीधा फील्ड में जा सके। मेडिकल की तो फिर भी है, क्योंकि वो आखिर के 2-3 सालों में पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन हर इंजीनियर को किसी भी बड़ी सी बड़ी जगह का IIT का इंजीनियर होगा, वो पहले फॉर्मल ट्रेनिंग में जाता है किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी निकलने के बाद किसी इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि वो ट्रेनिंग नहीं है उसकी। तो कोई प्रोफेशनल कॉलेज, कोई स्कूल इस बात की गारंटी नहीं कर सकता कि ये निकलने के लिए समाज में चलने लायक हो चुका है। हमारे सिलेबस ऐसे बने। हम इसके विषय में क्या करें, क्या सोचना चाहिए? कुछ विचार मेरे मन में हैं, आप लोगों से भी विचार की अपेक्षा है। मैं इसके साथ चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने विचार अवश्य दें, और इसके तीसरे वीडियो में, तीसरे अंक में मैं ये बताने की कोशिश करूँगा क्या हमें करना चाहिए। मेरे विचार पूर्णतः ठीक हों, ये सत्य नहीं है, गलत भी हो सकते हैं, परंतु सबसे पहली बात हमें मानना है कि जो हो रहा है वो गलत है। उसको अब स्थिति आ चुकी है, उसको रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, उसको संपूर्ण रूप से नष्ट करने की आवश्यकता, नए सिरे से उसको तलाशने की आवश्यकता है। धन्यवाद। आपके विचार और आपके सजेशंस आमंत्रित हैं। धन्यवाद।